हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोचो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आज हम लोग सोचने वाले हैं और उसका रीज़न जानने वाले हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। डेली रूटीन में हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा ही क्यों होता है, क्यों कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे मन में क्वेश्चन उठते ही रहते हैं। तो आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए हैं और हमारे मन में हमेशा जो है एक जिज्ञासा बनी रहती है जानने की कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज का सेशन का नाम क्या है, थिंक्स अप व्हाई डज दिस हैपन, यानी कि सोचो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो डेली रूटीन के ही हैं और हमारे मन में हमेशा चलता ही रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। ठीक है, पता ही है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा है कि यदि चंद्रमा यानी कि जो मून है अर्थ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो जो अर्थ है वो मून की तरफ गति क्यों नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा आज का। तो देखिए क्यों नहीं करता। पहली बात तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, यानी कि न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया है उसने क्या कहा था कि यदि कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्या है, यदि कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक समान बल विपरीत दिशा में लगाती है कि नहीं लगाती है। जैसे ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, अगर ये इस पर बल लगा रही है तो ये भी उतनी ही मात्रा में इस पर बल लगाएगी। यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम या एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वही दिया है न्यूटन ने तीसरे नियम में, और वही यहाँ यूज हो रहा है कि जब पृथ्वी आकर्षित कर रही है चंद्रमा को तो जो बल लग रहा है ना उतना ही बल ये चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी पर। ठीक है, यानी दोनों का जो बल है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। जितना बल लगा रही है पृथ्वी चंद्रमा पर उतना ही बल लगा रही है चंद्रमा पृथ्वी पर। ठीक है, अब बात करते हैं गति करते हुए दिखाई क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो गति करते हुए इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि न्यूटन का जो दूसरा नियम क्या है कि जो त्वरण होता है ना, जो वस्तु में त्वरण होता है वो वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या है, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना F बराबर ma होता है ना, यही सेकेंड लॉ से आता है फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, जब बल लगाया जाता है तो त्वरण उत्पन्न होता है ना, तो जो त्वरण है वो F अपान m है। क्या है, F अपान m, यानी कि देखो ये त्वरण है और ये मास है। मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मास को बढ़ाएंगे तो जो एक्सीलरेशन होगा, जो त्वरण होगा वो कम होगा, और अगर मास को घटाएंगे तो त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब त्वरण होगा तभी वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई देगी गति करते हुए, जब ज़्यादा त्वरण होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। अब देखो जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का मास है वो होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, ये होता है चंद्रमा का। और पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का होता है 6 इंटू 10⁻24, ये होता है पावर 24, और ये होता है कितना, ये होता है 22। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या है, ये जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो क्या है, चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना अधिक है। तो जब द्रव्यमान अधिक है तो पृथ्वी में त्वरण कम उत्पन्न होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। जब द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी का तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मास ज़्यादा है अर्थ का तो एक्सीलरेशन कम
उत्पन्न होगा, कम प्रोड्यूस होगा। और रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा का मास क्या है, कम है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए जो है पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करती हुई नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करते हुए नहीं दिखाई देती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्यों नहीं दिखाई देती है। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है, इसलिए नहीं दिखाई देती है। बल तो लगाते हैं दोनों समान, ठीक है। गति के तीसरे नियम के अनुसार ये जो है बल दोनों समान लगाते हैं, चंद्रमा भी और पृथ्वी भी। लेकिन जो दूसरा नियम है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें त्वरण कम उत्पन्न होता है और इसीलिए वह जो है चंद्रमा की ओर गति करती हुई नहीं दिखाई देती है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोचते हैं और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी पेड़ की शाखा को, यानी अगर पेड़ की डाल को क्या किया जाए, तीव्रता से हिलाया जाए, यानी तेजी से हिलाया जाए, पर कुछ पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, कुछ पत्तियां गिर जाती हैं ना नीचे जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पत्तियां टूट के नीचे क्यों गिरती हैं, ठीक है। तो देखिए क्यों गिरती हैं, क्योंकि देखो जब अब स्टार्टिंग में जाओ पेड़ के पास तो देखते हैं कि जो पेड़ है वो शाखा है, जो पेड़ है और उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है, स्थिर है। कैसी हैं, स्थिर अवस्था में है ना। और जब वो स्थिर अवस्था में रहती हैं यानी विराम अवस्था में रहती हैं, और जब शाखा को क्या कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है, यानी शाखा को गतिमान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गतिमान, यानी कि मोशन में कर दिया। पहले वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, जब उस पर बल लगाया जाता है यानी कि हिलाया जाता है तो वो कौन से पोजीशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। और जब मोशन में आ जाता है तो जो डाल होती है ना, जो शाखा होती है वो तो गतिमान हो जाती है, लेकिन जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो विराम अवस्था में यानी रेस्ट के पोजीशन में बने रहना चाहती हैं, ठीक है। तो पत्तियां जब रेस्ट के पोजीशन में बने रहना चाहती हैं तो क्या होता है, उन पर एक बल लगता है। जब हिलाया गया है तो बल ही लगा है ना, तो जब उन पर एक बल लगता है और इसी कारण से वो क्या होती हैं, टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो क्या हुआ, पहले पेड़ थी तो पेड़ की शाखा को क्या किया गया, पेड़ की शाखा को, ठीक है, क्या किया गया, पेड़ की शाखा को हिलाया गया, पेड़ की शाखा को हिलाया गया। और जब पेड़ की शाखा को हिलाया गया तो ये जो शाखाएं थी वो तो गतिमान हो गई, लेकिन ये जो पत्तियां थी ना वो स्थिर अवस्था में थी और ये स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहती हैं, ठीक है। अब ये स्थिर अवस्था में जब बने रहना चाहती हैं तो इन पर लगा एक बल, लगा ना, जब हिलाया गया तो बल लगा ना, तो जब बल लगा तो इसी कारण से ये क्या हुई, ये स्थिर अवस्था में बने रहने के कारण जब इन पर बल लगा तो ये क्या हुई, टूटकर नीचे गिर गई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं कि पेड़ की शाखा तथा पत्तियां क्या रहती हैं, विराम में रहती हैं। जब शाखा को हिलाते हैं तो शाखा गतिमान हो जाती है तथा पत्तियां स्थिर जड़त्व के कारण, जड़त्व होता है ना कि स्थिर जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो क्या वह स्थिर ही रहना चाहेगी, और उसका ये जो गुण होता है ना वो क्या होता है, स्थिर का जड़त्व होता है, जड़त्व ही होता है ना, विरोध करता है अवस्था परिवर्तन का, पोजीशन चेंजिंग का। तो क्या है, स्थिर जड़त्व के कारण विराम में रहने की कोशिश करती हैं और फिर क्या होता है, पत्तियों पर एक बल लगता है जिसके कारण पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों होता है, क्योंकि स्थिर जड़त्व के कारण पत्तियां क्या होती हैं, विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करती हैं और उन पर एक बल लगता है जिससे कि वो टूटकर गिर जाती हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सोचिए, बंदूक से गोली चलाने पर, जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो चलाने वाले को
पीछे की ओर धक्का लगता है क्यों? ठीक है, जब पीछे की ओर खिसक जाता है ना, तो क्यों ऐसा होता है? ये ध्यान दीजिए कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? आखिर रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न जानते हैं हम। तो देखिए, जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बारूद भरा रहता है ना, बारूद रहता है कि नहीं रहता है? तो वो जो भरा बारूद होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस में कन्वर्ट होने के कारण वो गैस क्या करती है, गोली को पुश करती है ना। तो वो क्या होती है कि गोली को आगे धकेलती है वो गैस, तो वो गोली क्या होती है, निकलती है बंदूक से। तो जब गोली बंदूक से निकलेगी तो गोली पर जब बल लगाया गया तो गोली भी तो बल लगाएगी, पीछे की साइड में लगाएगी कि नहीं लगाएगी? न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन होता है ना, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी एक समान बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, यानी कि जब गोली पर बल लगता है गैस के द्वारा, उसमें भरी जो बारूद है उसके द्वारा उस पर बल लगता है, तो फिर क्या है कि वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है और इसलिए बंदूक पीछे हट जाती है। और जब बंदूक पीछे हट जाती है तो चलाने वाला व्यक्ति भी पीछे हट जाता है। ठीक है, तो क्या है रीज़न? एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, क्या है रीज़न? रीज़न ये है कि जब क्या होता है, जब बंदूक से गोली निकलती है, कैसे निकलती है, उसमें जो भरी बारूद होती है वो गोली को पुश करती है आगे जाने के लिए, तो गोली भी क्या करती है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिससे कि बंदूक पीछे हट जाता है। और जब बंदूक पीछे हट जाता है तो चलाने वाला व्यक्ति भी पीछे हट जाता है। और ये कौन से नियम से होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट क्यों लगता है? ठीक है, तो क्या है, कच्चे फर्श की अपेक्षा अगर कच्चे फर्श पर कूदा जाए तो और पक्के फर्श पर कूदा जाए तो पक्के फर्श पर ज़्यादा चोट लगता है, बल्कि कच्चे फर्श पर क्या होता है, कम चोट लगता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं, ठीक है, जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे घुस जाता है, कुछ नीचे धंसता है। ठीक है, इससे हमारे जो पैर और फर्श के छूने के पैर जो होता है वो फर्श को छूने के बाद स्थिर हो जाता है, नीचे धंस गया ना, फिर पैर जो है उस फर्श को छूने के बाद क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है, विराम की अवस्था में आ जा रहा है, जिससे जो संवेग परिवर्तन है ना, संवेग परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है, संवेग परिवर्तन होता है। क्या संवेग कहते हैं, यमवी यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को संवेग कहते हैं। और जब दर की बात करें तो ये हो जाता है यानी डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, फर्श हमारे पैरों पर कम बल लगाता है। क्या करता है, फर्श हमारे पैरों पर कम बल लगाता है। और अगर इसके विपरीत जाएं तो जैसे ही हम पक्के फर्श पर कूदते हैं ना, तो हमारा जो पैर होता है वो फर्श के कांटेक्ट में तुरंत आ जाता है। और जब तुरंत आ जाता है तो जब जितना बल पैर फर्श पर लगाता है उतना ही बल फर्श पैर पर लगाती है, जिससे कि हमें चोट का अनुभव ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? जब कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो ज़मीन थोड़ी धंसी रहती है, तो पैर जब फर्श को टच करती है तो जो संवेग परिवर्तन होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, जिससे कि पैर पर चोट कम लगता है। और यही बात पक्के फर्श की रही, तो जब पक्के फर्श पर कूदा जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे फर्श और पैर का कांटेक्ट है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी कांटेक्ट हो जाता है, छू देती है। और जितना बल फर्श धंसता तो है नहीं, जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है, तो जितना बल फर्श पर लगाया जाएगा उतना ही फर्श पैर पर लगाएगी, तो वही चोट का अनुभव ज़्यादा होता है।
ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा ये और भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है कि इसमें सोचिए, आकाश में बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन साथ साथ उत्पन्न होता है ना, बिजली कड़कती है, चमकती है, दिखता है ना, आवाज़ भी आती है और चमक भी दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों साथ साथ होती हैं, लेकिन परंतु चमक पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन कुछ समय बाद दिखाई देता है। यानी कि चमकना पहले दिखाई देता है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? सोचो, ऐसा क्यों होता है कि जब आकाश में बिजली चमकती है, मेघ गर्जन साथ साथ होता है, चमकना और मेघ गर्जन साथ साथ होता है, तो चमक हमें पहले क्यों दिखाई देती है और आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि जो यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, एक तो चमकने की बात हो रही है, एक आवाज़ की बात हो रही है। आवाज़ की बात हो रही है मतलब ध्वनि की बात हो रही है, और चमकने की बात हो रही है यानी कि प्रकाश की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश का वेग होता है वो ध्वनि के वेग से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में ये इतनी लंबी दूरी तय करती है प्रकाश। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने मीटर की दूरी प्रकाश तय करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा। इसीलिए फटाक से, यानी कि स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमें क्या होती है, चमकना दिखाई दे देता है। ठीक है, और रही बात ध्वनि की, तो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत कम। यानी 1 सेकेंड में ये केवल 330 मीटर ही तय करती है, और वो 3×10⁸ मीटर तय करती है 1 सेकेंड में प्रकाश। इसीलिए प्रकाश का चमकना पहले दिखाई देता है और आवाज़ क्या होती है, बाद में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बिजली पहले चमकना दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि के चाल से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें चमकना पहले दिखाई देता है बिजली का, और उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। उम्मीद है आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा तो हम नेक्स्ट सेशन इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को लाएंगे जो डेली रूटीन में आते हैं। ठीक है, और हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है।